नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूं मैं आज की चर्चा के साथ। बिहार में चुनाव हो रहे हैं और बिहार में चुनाव को लेकर राजनीतिक नहीं, हम सामाजिक मुद्दों पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारी चर्चा का विषय सामाजिक मुद्दे होते हैं। बिहार के लोगों को हम चाहते हैं जगाएं। अगर बिहार के लोग जागते हैं, राजनीतिक रूप से एक कहा जाता है कि बिहार में बहुत राजनीतिक चेतना है, लेकिन सरकार चुनने के लिए कुछ और ज़्यादा चेतना की ज़रूरत होती है। और हमारी कोशिश इस कार्यक्रम के ज़रिए यही है कि महिलाओं में, युवाओं में और समाज के सभी तबकों में ये मैसेज दिया जाए कि वो कम से कम इस काम में बहुत ही गंभीरता से जुटें। क्योंकि हम 5 साल, अगले 5 साल तक शिकायत करते रह जाएँगे सरकार से कि सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया। दरअसल हम जब वोट देने का मौका आता है तो हम अपनी भूमिका निभाते नहीं हैं। हम एक दिन जो हमें इस्तेमाल करना चाहिए सिर्फ वोट के लिए, वो भी नहीं करते हैं। आप देखते हैं कि इतनी जागरूकता के बावजूद 60% या उससे ज़्यादा 65%, 70% अगर वोट हो जाता है तो हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा वोटिंग हो गई। बिहार में इस वक्त वैसे भी कोरोना में ये चुनाव हो रहा है। देश में ये पहला चुनाव है जिसमें कोरोना की वजह से चुनाव होने को लेकर कई तरह की आशंकाएँ थी। बावजूद इसके चुनाव आयोग ने ये घोषणा की है कि वहाँ चुनाव होंगे। तो कोरोना को लेकर एक अलग संकट है, बावजूद इसके हमको वोट में भाग लेना है। चूँकि अब चुनाव आयोग ने ये फैसला सुना दिया है तो हम बच तो सकते नहीं हैं। तो हमारी कोशिश है कि इस कार्यक्रम के ज़रिए और तमाम लोग जो हमसे जुड़ते हैं, उनके ज़रिए मैं मोटिवेट करता हूँ लोगों को चुनाव में अधिक से अधिक हिस्सेदारी करें। और आज हमारे साथ कुछ महिलाएँ जुड़ी हैं। रवि प्रकाश जी तो रहते ही हैं हमारे साथ, रवि प्रकाश जी आज भी हमारे साथ हैं। रवि प्रकाश जी के अलावा कुछ महिलाएँ हैं, मैं उनको जोड़ूँगा और उन महिलाओं के बीच से मैं एक संवाद लेकर आना चाहता हूँ, क्योंकि 2 बार नीतीश की सरकार बनी, 2010 में और 2015 में। उससे पहले 5 में तो वो पहली बार आए और 10 में जो चुनाव हुआ उसमें महिलाओं ने जम के वोट किया, उनको मतलब पुरुषों से ज़्यादा वोट किया। 54% महिलाओं ने वोट किया, यानी महिलाओं ने नीतीश कुमार को चुना। उसके बाद जब दूसरी बार चुनाव हुए, यानी कि 2015 में जो चुनाव हुए, उस वक़्त भी नीतीश चेहरा था बिहार में। एक अलग गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे थे, उस वक़्त भी महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा वोटिंग की। 58%, इस बार 58% महिलाओं ने वोटिंग की। तो आप समझ सकते हैं कि महिलाओं की भूमिका कितनी बड़ी है बिहार में। और इस बार भी कई तरह की चर्चाएँ हैं, उन चर्चाओं के बीच में महिलाओं की भूमिका बड़ी है। उनको बताना है बिहार को कि वो आगे लेकर कैसे चलना चाहती हैं, बिहार को कहाँ लेके जाना चाहती हैं और बिहार में जो समस्याएँ हैं, राजनीतिक दल आमतौर पे कई तरह के भुलावे की कोशिश करते हैं, कई मुद्दों को भटकाने की कोशिश करते हैं, कई मुद्दे नए उछलने लगते हैं और हमको लगता है कि यही मुद्दा ज़्यादा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन इम्पोर्टेंट कुछ और होता है। इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमारे इलाके का जनप्रतिनिधि पढ़ा-लिखा हो, अच्छा हो, बेहतर हो, ताकि रिटर्न में हमें एक अच्छा शासन प्रशासन और एक अच्छी सरकार मिल सके। हमारे साथ जुड़ गई हैं रीता प्रकाश और उसके बाद मिनी शिखा जी जुड़ गई हैं। और हमारे एक साथ एक और मेहमान हैं रश्मि गोविंद जी, जो दिल्ली से जुड़ी हैं। और मैं आखिर में जोड़ रहा हूँ जयश्री वर्मा को, जो लखनऊ से हैं। तो हम सभी लोग जुड़ चुके हैं और मैं इस चर्चा को शुरुआत कर रहा हूँ। और मैं सबसे पहले रश्मि गोविंद जी से के पास जाऊँगा। रश्मि गोविंद जी दिल्ली में हैं और प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हिस्ट्री उनका विषय है। और मैं रश्मि जी आपसे जानना चाहूँगा कि बिहार, चूँकि आप बिहार से हैं, कैसे गाइड करना चाहिए? अगर आपको कहूँ मैं कि बिहार के वोटर्स को, खास तौर पर महिलाओं को कोई मैसेज दीजिए। भवेश जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि ये आप जो पहल कर रहे हैं ये बहुत ही बढ़िया पहल है और आपको मैं मुबारकबाद दूंगी इसके लिए। महिलाओं का जो रोल होता है वो हर किसी क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह बात अगर महिलाएं समझ जाएं तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। महिलाओं को निकलकर अपने ही समझ से लोगों को चुनना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे पहले महत्वपूर्ण ये है कि वो घर से बाहर निकलें। आपने बताया कि 70% तक वोटिंग हुई है महिलाओं की पिछले चुनावों में, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इससे भी ज्यादा बाहर निकलकर आए वो, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और इसके लिए उनको घर से बाहर निकलना होगा, अपने दायरों को तोड़ना होगा। हम ये तो नहीं कह सकते उनके लिए कि आप ऐसे दायरों को तोड़ें जिन्हें तोड़कर आज कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स पृथ्वी से भी बाहर चली गई हैं।
लेकिन कम से कम अपने घरों के दायरों को तोड़कर बाहर निकले और चुनाव में शामिल हो। चुनाव में शामिल होना एक बात है, लेकिन चुनाव में एक अच्छे कैंडिडेट को चुनना ये भी उतनी ही इम्पोर्टेंट बात है। इसलिए महिलाओं को इस पर सोच समझ कर विचार करके और घरों से बाहर निकलना जरूरी है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अगर हम देखें तो हमने बहुत कदम उठाए हैं, बहुत कदम उठाने अभी बाकी हैं, लेकिन एक क्षेत्र जहां पर कि हमें सशक्तिकरण सबके सामने परोस कर मिला हुआ है वो है चुनाव में हिस्सा लेने का, मतदान करने का, अपना नेता चुनने का। तो इस चीज को हम जरूर अपने ध्यान में रखें कि ये हमें मिली हुई चीज है। हम महिलाओं को जिन्हें की सशक्तिकरण में आगे बढ़ते रहना है, ये सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें ऑलरेडी मिली हुई है, तो इसका तो हम जरूर ही इस्तेमाल करें। मैं सभी महिलाओं से यही कहूंगी कि सशक्तिकरण के क्षेत्र में इससे बढ़कर और कोई कदम हो ही नहीं सकता है। रीता जी, ये बताइए, आप क्या सोचती हैं? आप चुनाव के बारे में जब चर्चा हो रही है, हम लोग ये कह रहे हैं कि लोग को अधिक से अधिक वोट करना चाहिए, आप कैसा चाहती हैं, कैसा बिहार चाहती हैं और बिहार के बारे में क्या सोचती हैं? देखिए, बिहार में बदलाव लाना तो बहुत ही जरूरी है। जैसे महिलाओं की संख्या लगभग आधी आबादी महिलाओं की है पूरे देश में, पूरे विश्व में समझिए आधी आबादी महिलाओं की है। इसके बावजूद महिलाओं को वो जगह नहीं मिल पाती है जहां उनको पहुंचना चाहिए। जैसे मतदान के क्षेत्र में भी घर में पुरुष ये बताते हैं कि उनको कहाँ वोट करना है और कैसे किसको वोट करना है, लेकिन महिलाओं को ये सोच समझ के जाना चाहिए कि उनको कहाँ कैसे वोट करना है। पुरुषों को भी इसमें बदलाव लाने की जरूरत है कि वो अपने घर की महिलाओं की बातें सुने और समझें। महिलाएं ज्यादा इसके मतलब गलत प्रतिनिधि चुनने की वजह से महिलाएं ज्यादा परेशान होती हैं। से बाहर में उनका निकलना, जो भी असामाजिक तत्व, मतलब अगर कोई गलत व्यक्ति चुना जाता है तो वो समाज में तरह तरह के अच्छे वो नहीं दे पाता है। इसलिए पुरुषों को चाहिए कि वो महिलाओं की बातें सुने और उनसे राय विचार विमर्श करके तब मतदान करें, न कि जातीय आधार पे। या फिर बिहार में ज्यादातर मतदान जातीय आधार पे ही होते हैं। वहाँ पे ये मेरी जाति का है इसको देना चाहिए, लेकिन वही इंसान जब उसको पावर मिल जाता है तो फिर वो सब कुछ भूल जाता है। वो अपने पावर के मत में आके तरह तरह के गलत काम करते हैं वो लोग। इसीलिए महिलाओं को इस क्षेत्र में ज्यादा आगे आना चाहिए और अपने घर के पुरुषों को के साथ मिलकर विचार विमर्श करके मतदान करना चाहिए। जी, मैं अगला सवाल जयश्री से है। जयश्री, आप ये बताइए कि आपको अगर प्रतिनिधि चुनने के लिए कहा जाए, कैसे आप तय करेंगे कि आपका वोट किसको मिलना चाहिए? सबसे पहले तो मैं महिलाओं से ये अपील करना चाहूंगी कि प्लीज आप अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करें, घर में ना रहें। मतदान के दिन को छुट्टी का दिन न समझें, जरूर निकलें, अपने मतदान के लिए जरूर जाएं और उसका प्रयोग करें कि आप अपने सूझबूझ और आकलन से अपने आसपास के उम्मीदवारों से पहले मिलें, उनसे बातें करें, समझें, उसको परखें और उसके बाद फिर ये तय करें कि क्या ये उम्मीदवार आपको एक समाज सेवा के रूप में आ सकता है आपके सामने, या फिर वो सिर्फ अपने सत्ता, पावर और का इस्तेमाल करने के लिए राजनीति में आना चाहता है। तो आप सबसे पहले तो एक शिक्षित उम्मीदवार देखिए। शिक्षित उम्मीदवार देखेंगी तभी आप आगे का वो तय कर पाएगा कि हाँ, युवाओं को शिक्षित करना है या शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना है। क्योंकि देखिए, बिहार में अभी बहुत ही कम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत कम है। अगर बच्चों को इंजीनियरिंग में भेजना है, मेडिकल में भेजना है, मैनेजमेंट में भेजना है, तो बिहार में बहुत कम ऐसे मौके हैं, बहुत कम ऐसा इंस्टीट्यूशंस है जहाँ की उनको पढ़ाया जा सके। उनको अगर ऐसा होता तो फिर क्यों बच्चे
नोएडा और बैंगलोर, चेन्नई, पुणे वगैरह जाते हैं। तो सबसे पहले आप अपने आसपास के उम्मीदवारों से मिलकर देखिए कि वो कितना शिक्षित है और शिक्षा के क्षेत्र में वो क्या कर सकते हैं। ऐसा उम्मीदवार को चुने जो खुद ही पढ़ा लिखा हो और शिक्षा को आगे बढ़ाकर चले। जयश्री ने जो सवाल उठाया कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव हो वो पढ़ा लिखा हो, लेकिन हम आमतौर पर देखते हैं कि पढ़े लिखे तो बहुत सारे आते हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज भी पढ़े लिखे लोगों को आगे करते हैं। तो इस पढ़े लिखे का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे हम अपना उम्मीदवार चुने, ये बड़ा एक टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है। क्योंकि हम ये देखते हैं, ये प्रवृत्ति है हमारी वोट डालते हुए कि अगर हमारे इलाके में 12 या 15 कैंडिडेट हैं तो हम 15 के बारे में हमको पता ही नहीं चलता। तो एक प्रबुद्ध नागरिक का, एक प्रबुद्ध वोटर का ये फर्ज है कि हम उनको पहचाने। ये हो नहीं रहा है एक्चुअली। हम जो 2-3 पार्टियां बड़ी होती हैं उनमें ही हम उलझ जाते हैं, या हमें लगता है कि यही कैंडिडेट है और इसी में हमें चुनाव कर लेना। आपकी सोच क्या कहती है कि कैसे हमें अपना कैंडिडेट चुनना चाहिए? देखिए, ये तो जो ये लोग कह रही हैं ये तो मतलब हम सुनते ही आ रहे हैं कि डेवलप्ड होना चाहिए, डेवलपमेंट के लिए जो सोचे, जो भी गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए सोचे और उनके लिए हमें, पर ये कौन सोचता है ये इम्पोर्टेंट होता है। आप देखिएगा भविष्य की मतलब पिछले टाइम से जब भी हमने देखा है तो सेम कैंडिडेट, जो आपने कहा कि बड़ी बड़ी पार्टियों को ही हम ध्यान देते हैं और छोटी पार्टियों की तरफ हम नहीं जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि पार्टियां बदल लेते हैं, चेहरा वही रहता है, उनके पीछे का बैनर बदलता है और ले दे करके सिचुएशन वही रहता है जो अभी तक होता आ रहा है। यानी हम यही शिकायत करते हैं कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो मैं तो सोचती हूँ कि अगर आप कैंडिडेट चुनने के लिए आप मुझे बोलेंगे कि मैं संदेश दूं, तो मैं तो बोलूंगी कि आप एक बार से युवा लोगों को चांस दीजिए और जो आपके साथ जुड़े हुए हैं जमीन पे, जो आपके साथ डे टू डे लाइफ में आपके साथ खड़े हैं, आप उन लोगों को चांस दीजिए। और इससे भी ज्यादा बढ़कर मैं चाहती हूँ कि जो विमेन कैंडिडेट हैं आपके एरिया में, आप उनको वोट दीजिए। आपने देखा होगा कि रिप्रेजेंट मतलब 50% है हम लोग, लेकिन विमेन कैंडिडेट्स का जो कंडीशन है और कितने लोगों को लोग टिकट्स देते हैं, उनकी हालत आप देखते ही हैं और हम भी जानते हैं। और हमेशा रिजर्वेशन चाहिए और सीट्स चाहिए और इतने कम लोगों को आपने दिया है। इन बातों को कोई मतलब मायने नहीं है, इनको प्रूव करना होगा। अगर आपने विमेन कैंडिडेट को वोट करना शुरू किया, अगर आपने उनको जिताना शुरू किया, तो सारी जो पार्टीज हैं ये मजबूर हो जाती हैं कि ये आपके ही मतलब अपने विमेन कैंडिडेट्स को भी कंसिडर करें टिकट देने के लिए। तो ये तो एक पार्ट हुआ, क्योंकि वह मुझे ऐसा लगता है कि औरतें ही औरतों का दर्द समझ सकती है। और जो 50% पॉपुलेशन को इंडिया में हमेशा ही मतलब वेदर इट इज फाइनेंशियली भी आप देखिए तो औरतें घर में रहती हैं, वो कमाती नहीं है, दे आर डिपेंडेंट। तो हमारा जो पर कैपिटल इनकम भी है वो भी कम हो जाता है, एक आदमी के ऊपर भार रहता है। तो हर केस में अब जब सब बड़े दिख रहे हैं, कंधे से कंधे मिला रहे हैं, तो मेरे ख्याल से पॉलिटिकल अरेना में भी ऐसा होना चाहिए कि औरतों को भी चांस मिलना चाहिए। और ऑब्वियसली पढ़े लिखे लोगों से मेरा मतलब वही है कि जो अवेयर हो। डिग्री को मैं इतना इम्पोर्टेंस नहीं दूंगी, मैं बोलूंगी कि जो अपने एरिया में अवेयर है कि मेरे एरिया में क्या प्रॉब्लम है। तो मैं सोचती हूँ जो आप एक पार्टी को वोट देते हैं, जो मैं सारी औरतों से या सबसे इनफैक्ट यही अपील करना चाहती हूँ कि आप जो एक पार्टी को वोट देते हैं उसके बदला आप कैंडिडेट को जज कीजिए। रवि जी, ये बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया कि अगर महिलाएं ठान लेकिन उनके इलाके में अगर कोई महिला कैंडिडेट हैं, तो अगर महिलाओं में आपस में महिलाएं आमतौर पे जो एक अपराधी प्रवृत्ति का जो सिस्टम चल गया है कि पार्टियां उनको ऐसे दबंग लोगों को चुनाव में खड़ा कर देती हैं क्योंकि उनको वो जीत के दिखा देगा, वो सीट जीत ही लेगा अपने दमखम से। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज में ये एक जो तरीका है उनका, उस तरीके को भी चोट पहुंचेगी। और दूसरा, जो रिजर्वेशन देने से कतरा रहे हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है कि अगर महिलाएं खड़ी हैं कहीं से, वो भले इंडिपेंडेंट हो या कोई हो, तो महिलाएं पहले उन पर फोकस करें कि वो कैसी महिला है और क्या वो कुछ डिलीवर कर सकती है। मुझे लगता है कि ये डिलीवरी तो एक पॉइंट होना चाहिए। आप क्या कहेंगे रवि जी? देखिए, जिस दिन महिलाएं चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने लगेंगी, उस दिन इस देश की तस्वीर बदल जाएगी। महिलाएं निडर होती हैं, महिलाएं कुछ भी कर सकने की ताकत रखती हैं। सिर्फ उनको इस बात का एहसास दिलाना होता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप समाज के लिए, देश के लिए हमेशा आगे रह सकते हैं। सिर्फ हमको ये चाहिए कि हम महिलाओं में ये आत्मविश्वास उत्पन्न करें, उनमें आत्मविश्वास पैदा करें कि आप कमजोर नहीं है,
जिस दिन हमने ये आत्मविश्वास पैदा कर दिया ना, उस दिन देश की राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही तस्वीरें बदल जाएंगी। अगर हमको आपको अपने बच्चों का एडमिशन कराना होता है किसी अच्छे कॉलेज में, तो हम तमाम तरह के सर्वे करते हैं, लेकिन हमको अपना वोट देना होता है कि हमें मालूम है कि 3 अक्टूबर को मुझे वोट देने जाना है, तो हम ये इस पे ज़्यादा भी जोखिम या हम ज़रा भी अपना उस पर नहीं लेते हैं कि हम कैसे इनके बारे में पता करें कि कौन बेहतर रहेगा। और होता ये है कि बेहतर कैंडिडेट होते हुए भी हम किसी अरे गहरे या किसी को भी हम ये सोचते हैं कि बस हमें खाना पूर्ति करनी है, ये वाला आया था हाथ जोड़ के उसने बोला था ये पार्टी अच्छी है। क्या पार्टी के आधार पर वोट करना सही है या कैंडिडेट के आधार पर वोट करना सही है? क्योंकि पार्टी का लीडर तो हो सकता है कि अच्छा हो, लेकिन उस पार्टी ने हमारे इलाके में अच्छा कैंडिडेट न दिया हो, ऐसा मुमकिन होता है कई बार। तो हमारा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कैसे हमको बेहतर चुनाव कर सकते हैं? हमें निश्चितन कैंडिडेट को ही देखना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी देखना चाहिए कि कैंडिडेट जो बहुत सारे हम लोगों ने अभी चर्चा की कि किस किस मुद्दे पर हमें सोच विचार करना चाहिए, तो आज की तारीख में एक सबसे बड़ा जो विचार हमें करना चाहिए वो ये कि कैंडिडेट कितना ईमानदार है। और पार्टी के ऊपर तो हमें जाना ही नहीं चाहिए, हमें कैंडिडेट पर ही देखना चाहिए कि वो कैसा कैंडिडेट है। जितने भी यहाँ पे बातें हुई उसमें शिक्षित होना, अवेयर होना, ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी है। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि अगर वो महिला है तो और भी अच्छी बात है। और ईमानदार होना, और जैसा आपने खुद कहा कि इसके बारे में हमें जानकारी बहुत तरीके से मिल सकती है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ न कुछ कोशिश तो करनी पड़ेगी। हमें शायद, और अब तो इसके लिए हमें घर से बाहर निकलने की जरूरत भी नहीं है। आजकल तो मोबाइल एक ऐसी चीज आ गई है जो सबके पास होती है, इंटरनेट सबके पास है, सब कोई इस तरह का रिसर्च करके और ये डिसाइड कर सकता है कि कैंडिडेट कौन अच्छा है। और पार्टी के नाम पर वोट देना, हमें लगता है कि इसको तो अब हमें बदलना चाहिए, क्योंकि पार्टीज जो हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, बड़ी बड़ी जो पार्टियां होती हैं, वो डेवलपमेंट, एक जनरल डेवलपमेंट की बात तो कर सकती हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में डेवलपमेंट की जरूरत है, जिन लोगों को डेवलपमेंट की जरूरत है, उस पर उसकी नजर जाए ये कोई जरूरी नहीं है। उसके लिए हमें अपने कैंडिडेट पर ही निर्भर करना होगा और उसी को चुनना होगा कि कौन कैंडिडेट हमारी समस्याओं को, उस क्षेत्र की समस्याओं को समझकर और उसके लिए एक सशक्त आवाज उठा सके। जो आमतौर पर जो चुनावी मुद्दे होते हैं उसमें महिलाएं कहीं नहीं होती, जबकि देखा जाए तो इतनी ज्यादा घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ, ये कहीं पे इशू नहीं होता है। होता भी है तो वो कानून व्यवस्था के स्तर पर होता है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त करना हमारी प्राथमिकता होगी, ऐसा कहते हैं तो हम लोग समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि ये लोग आएंगे और लॉ एंड ऑर्डर को ये लोग ठीक करने की कोशिश करेंगे। वो क्या इशूज हैं जिसमें महिलाओं को डिमांड करना चाहिए और रेज करना चाहिए वॉइस, कि हमें अगर इस इशू पर बात करने वाली पार्टी मिले या उस इशू पर बात करने वाला कैंडिडेट मिले तो हमें उसको प्राथमिकता देनी होगी। जैसे आपने कहा कि तो महिला फेस, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर महिलाएं ठान लें कि हमें महिलाओं को पहले प्राथमिकता देनी है, क्योंकि महिलाएं आमतौर पे एक 50% चांस है कि उसमें रिस्क नहीं है। देखिए, महिला भी समाज के पार्ट है, तो जो भी डेवलपमेंट है जो बोलते हैं ये तो मतलब जनरल है, जो हम लोग से कंसर्न है सारी महिलाओं से। अगर हम बिहार विशेष की बात करते हैं तो मैं सोचती हूँ कि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसमें भी महिला की सेफ्टी, ये जो एक पर्टिकुलर चीज है, और महिला का डोमेस्टिक वायलेंस, मैं ये भी मानती हूँ कि हमारे समाज में हर तबके के लोग हैं और डोमेस्टिक वायलेंस बहुत है। एक, मैं तो सोशल वर्कर हूँ और मैंने फील्ड में काम किया है, प्रोफेशनल सोशल वर्कर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ, तो मैं पहले बता रही हूँ कि मैंने जाके कम्युनिटीज में काम किया हुआ है। तो मैंने देखा है कि एक डोमेस्टिक वायलेंस के लिए भी एक पर्टिकुलर जो आवाज उठा सकेगी, हाँ हम क्या कर सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए। और दूसरा सेफ्टी इशू, मतलब सेफ्टी तो आप ऐसा है कि आप बड़े शहरों की बात छोड़ दीजिए, अगर आप पटना को हटा दीजिए, जैसे कि मैं बिलोंग करती हूँ खगड़िया, बेगूसराय, ये वैसे एरिया है जहाँ की आप दोपहर क्या शाम, मतलब सूरज ढलने के बाद
बाहर निकलने का नहीं सोच सकती हैं। तो उस तरह के एरिया के लिए मैं सोचती हूँ कि सेफ्टी इशू बहुत बड़ी बात है, महिलाओं का थाना हो जहाँ केवल महिलाएं हो, जो इस तरह की बातें करे, जो भी कैंडिडेट है वो इस तरह की बातें सोचे कि जो महिलाओं के सेफ्टी से है, कि वो अगर कुछ बोले, जैसे आप देख रहे होंगे कि रेप केसेस हो जाते हैं और इनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है। तो क्या कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो कुछ कर सके कि अगर रेप केस हो रहा है तो उनकी तुरंत एफआईआर ले? अभी अभी जो ये हाथरस वाला केस मैंने देखा, 7 दिन के बाद एफआईआर हो रहा है। तो मतलब थोड़ा खून खौल जाता है कि जब इतना अत्याचार हो रहा है और फिर ये हालत हो जाती है कि लोग एफआईआर तक दर्ज नहीं करते हैं। सारे पॉलिटिकल इतनी प्रेशर रहती है शायद पुलिस वालों पे, और मुझे नहीं पता है क्या रहता है कि वो ये डिलीवर नहीं कर पाते कि हाँ भाई मतलब महिलाओं की सेफ्टी और सुरक्षा, अपनी बीवी और बच्चों की तो सुरक्षा सब चाहते हैं, बट जहाँ ये जनरल समाज की सुरक्षा पे आती है तो वहाँ पे एक बिल्कुल नजरिया बदल जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि जो कैंडिडेट ऐसा सोचे कि सारी औरतों की सेफ्टी और सुरक्षा, विमेन पुलिस स्टेशन, ठीक है मिनी जी, हमारे पास समय की कमी है। मैं इस चर्चा को 30 मिनट के अंदर समेटना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो हमारे तमाम जो जितने भी मेहमान जुटे हैं हम लोग सब आखिर में एक अपनी टिप्पणी के साथ इसको खत्म करें। मैं आखिरी टिप्पणी इस पूरे चर्चा का एक बार रीता जी से जानना चाहता हूँ। रीता जी बताइए कुछ खास बात जो कहना चाहते हैं, बहुत संक्षिप्त में कहिएगा, चूंकि समय की कमी है हमारे पास, अब हम लोग खत्म करेंगे इसको। देखिए, शहरी क्षेत्र और महिला और ग्रामीण क्षेत्र, दोनों क्षेत्रों में ही महिलाओं की भूमिका अलग अलग होती है। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका बिल्कुल मतदान के प्रति बिल्कुल अलग होती है। उनके घर के पुरुष जो भी निर्णय लेते हैं कि हाँ उनको मतदान देना है, वो महिलाएं वही मतदान करती हैं। शहरी क्षेत्र में कुछ जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो अपने हिसाब से मतदान कर सकती हैं, तो महिलाओं को फिर हाँ, एक इंडिपेंडेंस नहीं होते। ठीक है, आज मैं आपकी बात को यही रोक रहा हूँ, बहुत ही कम समय है। मैं एक बार फिर से रवि प्रकाश जी के पास जाता हूँ। रवि प्रकाश जी, आप बताइए। नहीं, महिलाओं को सोचने का नजरिया बदलना होगा, तभी चीजें बदलेंगी। बगैर जब तक वो सोचने का तरीका नहीं बदलेंगी, चीजें बदल नहीं सकती। मुझे लगता है कि महिलाओं के अंदर एक विवेक खुद जगाने की जरूरत है। वो समस्याएं अपनी खुद समझती है, जैसा बिनी जी ने कहा, जैसा बाकी मेहमानों ने कहा। मुझे लगता है कि मैं आखिरी कमेंट जयश्री से नहीं ले पाया। जयश्री, आप एक बात, ठीक है, बहुत जल्दी बोलिएगा। मैं महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पसंद का और आपके सूझबूझ में कोई बेहतर उम्मीदवार अगर निर्दलीय से भी है तो आप उसको जरूर उसका चुनाव करें, न कि पार्टी का चुनाव करें। हाँ, बस निर्दलीय से भी है तो उसका भी आप चुनाव करें। हाँ, पार्टी आप बिल्कुल ही ना देखें। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये चर्चा में ये बात जरूर आई। गोविंद जी ने भी कहा, रीता जी ने भी कहा कि पार्टी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारा प्रतिनिधि कौन हो और कौन हमारे अगले 5 साल तक का रहनुमा होगा। जो जागरूक हैं उनका काम ये भी है कि वो दूसरे के भीतर भी जागरूकता फैलाएं, और ये सिलसिला जब तक नहीं शुरू करेंगे हम, तब तक हमारी स्थिति नहीं बदलेगी। और हम इस चर्चा को फिलहाल यहीं खत्म करते हैं। इस मैसेज को मैं अपने दर्शकों से जो इस वक्त देख रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि अगर हम लोग अपने समाज में ये जागृति फैलाते हैं कि हमें अच्छा चुनना है, तब हमारी शिकायत धीरे धीरे कम हो जाएगी राजनीतिक दलों के ऊपर, नेताओं के ऊपर, कि वो हमारा ख्याल नहीं रखते। क्योंकि हम ख्याल करके अगर आप वोट करेंगे और हम उनको जिम्मेदारी देंगे और हम उनके काम का आकलन करेंगे और फिर अगली बार हम जिम्मेदारी से वोट करेंगे, तो हम उनका हिसाब किताब ले सकते हैं, लेते रहेंगे। तो इसी मैसेज के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूं, और फिर कल मिलते हैं नए मुद्दे, नई कहानी, नए लोगों के साथ, और ये सिलसिला जारी रहेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।